नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल आप देख ही रहे होंगे, चाहे वो टेलीविज़न के हों या बड़े-बड़े यूट्यूबर को भी आप देख रहे होंगे। जो न्यूज़ के चैनल हैं यूट्यूब में, उन पर बड़े-बड़े मुद्दों की बात हो रही है। वो बड़े-बड़े मुद्दे क्या हैं, वो भी आप भली-भाँति जानते हैं। इस नेता ने क्या कहा, इस अधिकारी को किस बात पर नाराज़गी है, फलाने कलाकार ने क्या किया, कैसी उसकी वेशभूषा थी और किसी नेता ने अगर ऐसा कहा तो उसके पीछे राजनीतिक मंशा क्या थी, किसे आज फंसाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, विपक्ष की ओर से कौन केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। जो डिबेट किए जा रहे हैं उनका स्तर और उनकी भाषा आप देख ही रहे हैं। उन्हें कौन से मुद्दे उठाना चाहिए और वे कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, ये सब आप देख रहे हैं। क्या प्रायोजित है अथवा प्रायोजित नहीं है, इसकी भी कुछ ना कुछ जानकारी आप तक आ रही होगी। जब बड़े बड़े चैनल, न्यूज़ चैनल और बड़े बड़े न्यूज़ के यूट्यूब के चैनल बड़े मुद्दों पर बात कर रहे थे, बड़े मुद्दे यानी ममता बनर्जी ने क्या बवाल किया, फलाने नेता, अधिकारी अथवा जज को क्यों गुस्सा आया, तब हम कुछ छोटे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आपका ध्यान उस ओर ले जा रहे हैं। वह छोटा मुद्दा है शिक्षा का। भारत देश में आज़ादी के 75 सालों के बाद भी शिक्षा का स्तर क्या है, इस पर हम मंथन करने का प्रयास करेंगे। आप भी हमारे साथ इस गंगा में बहने का प्रयास कीजिएगा और कहीं कोई हमसे त्रुटि हुई हो तो उसे भी कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें कीजिएगा, ताकि हम आगे के न्यूज़ और वीडियोस में उस पर सुधार कर सकें। शिक्षा को जितना प्रयोग भारत में किया गया है, मैं नहीं समझता कि विश्व के किसी देश में इतनी ज़्यादा प्रयोग किसी भी देश ने शिक्षा के ऊपर किया हो। मगर उसके बाद भी अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करेंगे तो भारत कहीं विश्व में नज़र नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों है, बात करते हैं इस पर और ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास करते हैं इस एक छोटे मुद्दे शिक्षा की। शिक्षा में विगत कई दशकों से अनेक बदलाव किए गए, बहुत इसे कुछ सुधार के दौर से गुजरना पड़ा, मगर उसके बाद भी शिक्षा का स्तर हमारे देश में सुधर नहीं पाया। प्राथमिक शिक्षा की बात कर लें, अभी हम शुरुआत केवल नामांकन की बात करते हैं, अभी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। हम आगे इस पर बात करेंगे उस पर भी, मगर अभी हम तो केवल उस पर बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था हमने बना रखी है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और उच्च स्तर का, उसमें नामांकन यानी दाखिले की स्थिति क्या है, प्रवेश की स्थिति क्या है हमारे भारतवर्ष में, मतलब लोग कितने उस व्यवस्था जो सिस्टम हमने डेवलप किया है उसमें अंदर आ रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं। अभी हम उस मुद्दे पे भी बात नहीं कर रहे हैं कि जो पढ़ाने वाले हैं उनमें कितनी दक्षता है, उनकी कितनी योग्यता है, और इस पर भी बात नहीं कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं उन्हें दी जा रही हैं वह कितनी सारगर्भित हैं। हम इस पर भी बात नहीं कर रहे हैं अभी कि आखिर उन्हें क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है और वह आज के युग के हिसाब से कितना प्रासंगिक है। हम इन सारे मुद्दों पर आगे बात करेंगे। अभी तो केवल इसी जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में कितना प्रवेश हो रहा है, कितना नामांकन हो रहा है,
क्या इसकी स्थिति है, उस पर तफ्तीश करते हैं। तो आइए प्राथमिक स्तर की शिक्षा से, यानी स्कूल एजुकेशन की, प्राइमरी लेवल की जो व्यवस्थाएं हैं और जो प्रवेश का स्तर है, उसको जानने का और उसकी तफ्तीश करने का प्रयास करते हैं। जब हमने इस पर तफ्तीश की और अलग-अलग तरीके के डाटा को खंगाला, तो हमने पाया कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा में प्रवेश का स्तर भी चिंतनीय रूप से बना हुआ है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 3% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं प्राथमिक शिक्षा में। प्राथमिक शिक्षा यानी मैं अपने दर्शकों के लिए आसान कर दूं कि 1 से 5 कक्षा तक की शिक्षा। इस स्तर की शिक्षा को भी ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 3% विद्यार्थी और शहरी क्षेत्रों में 1 से 2% विद्यार्थी वंचित हो जा रहे हैं, यानी वो ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, यानी उन्हें प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी नहीं मिल रही है। यह देश का आलम है भारत में। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। माध्यमिक शिक्षा यानी 6वीं से 8वीं तक की वह शिक्षा जिसमें कुछ कुछ समझ विषय को लेकर एक विद्यार्थी को हो जाती है। आइए उसकी तफ्तीश करते हैं, उसमें नामांकन, उसमें प्रवेश का स्तर क्या है। इस स्तर तक आते आते ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बिगड़ती चली जाती है। अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट 4 से 5% है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यही प्रतिशत 3 से 4% है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 100 में से 4 बच्चे माध्यमिक शिक्षा यानी 6वीं से, आप उसको मैं स्पेसिफिक क्लास इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि माध्यमिक की बात हम जब करते हैं तो 6वीं से 8वीं तक की, यानी वह शिक्षा भी ग्रामीण का वह 4% या वह 4 व्यक्ति, 100 में से 4 विद्यार्थी नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी कि उसे आवश्यकता है। वो आगे जीवन में उससे उसकी समझ विकसित होगी, वह छोटे मोटे कैलकुलेशन कर पाएगा, यह भी वह नहीं ले पा रहा है। यह हमारी शिक्षा का ढांचा है। यह हमने 75 सालों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी की। अभी हम नामांकन की बात कर रहे हैं, बाकी मुद्दों पर भी हम अभी आने वाले हैं। सने सने हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम हाई स्कूल शिक्षा की बात कर रहे हैं। हाई स्कूल की शिक्षा यानी 9वीं और 10वीं की शिक्षा। तो जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ते चली जाती है। अगर हम अनेक अनेक डाटाओं को खंगालें जो कि सरकारी डाटा है, ये हम प्राइवेट डाटा लेते भी नहीं हैं, क्योंकि इससे कई बार हमारे जो रिपोर्ट है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो हम ज़्यादातर इस्तेमाल सरकारी डाटा का ही करते हैं। तो वह डाटा ये कहता है कि हाई स्कूल स्तर की शिक्षा तक आते आते 17% विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 100 में से 17 विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं। शहरी स्तर में अगर स्थिति देखें तो वह भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। शहर में यह स्थिति 14% के आसपास होती है, यानी 100 में से 14 विद्यार्थी इस स्तर तक आते आते अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बात करते हैं हायर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा की। यह हम अभी नामांकन पर जा रहे हैं, यानी प्रवेश पर। तब यह स्थिति है। अभी इसके और अंदर हम जब जाएंगे तब भी आप देखिएगा कि हमने कितना बेहतर शिक्षा व्यवस्था इस देश में निर्मित कर रखी है, खड़ी कर रखी है। जब हम हायर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा में आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह रेशियो और बढ़ जाता है। लगभग 100 में से 27 विद्यार्थी
शिक्षा छोड़ चुके होते हैं, ड्रॉप आउट हो चुके होते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर रुक चुकी होती है। यह वह शिक्षा है जिससे कि ग्रामीण विद्यार्थी को छोटी-मोटी नौकरी मिल सकती है, जिससे वो अपनी आजीविका चला सकता है। मगर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 100 में से 27 विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी उन्हें अवसर नहीं मिलता है। शहरी क्षेत्र में इस पर ज़रूर अच्छी स्थिति है। वहाँ पर 100 में से केवल 14 विद्यार्थी हैं, यानी 14% विद्यार्थी ड्रॉप आउट होते हैं। बात करते हैं उच्च शिक्षा यानी कॉलेज की शिक्षा की। यहाँ पर पूरी तस्वीर बदल जाती है। केवल ड्रॉप आउट बच्चों की बात नहीं है। हालांकि लैंगिक असमानता नीचे भी हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, माध्यमिक और यहाँ तक कि प्राथमिक में भी है, मगर यहाँ पर आकर वह बड़ा प्रश्न बन जाता है। ग्रामीण बालिकाओं की प्रवेश उच्च शिक्षा में कम हो जाता है और सरकारी डाटा कहता है कि 20 से 30% विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते ही नहीं हैं, यानी वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आगे की शिक्षा नहीं ले पाते हैं। अब आप देखिए कि इन 75 सालों में हमने क्या बेहतरीन शिक्षा का एक अधोसंरचना कह लीजिए, स्ट्रक्चर कह लीजिए, अवेयरनेस कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, हमने ढांचा खड़ा किया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सरकारी स्तर पर कोई प्रयास इसके लिए नहीं किए गए। मिड डे मील है और बालिका पढ़ाओ, बालिका बचाओ, बालिका पढ़ाओ, ऐसे आंदोलन भी चले, ऐसे अभियान भी चले, जिससे शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर उस पर काम किया गया। मगर सरकारी तंत्र के काम करने के तरीके ने जो टारगेट पाना था, जो अचीवमेंट आना था, उसमें बाधा खड़ी कर दी और ये सारा कुछ सरकारी अमला बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि कहाँ चूक हुई और क्यों चूक हुई। कोविड काल में एक नई तरीके की शिक्षा व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसे डिजिटल शिक्षा कहा गया और उसके माध्यम से भी हमने परिवर्तन करने का प्रयास किया। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम फिर भी इससे चूक गए। उसके कई कारण थे। एक तो वहाँ पर नेटवर्क और अधोसंरचना नहीं थी, जिससे कि हम उन्हें डिजिटल शिक्षा दे सकें। दूसरा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी स्तर के हों, प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के, हाई स्कूल के या हायर सेकेंडरी के, उनका स्तर हमने इतने सालों में इतना बिगाड़ दिया है कि जो यहाँ से शिक्षक अगर उन्हें शिक्षा देना भी चाहें तो उनका उतना स्तर नहीं है कि वो उसे समझ पाए। इस पर भी हमने कितना बेहतर काम किया है यह आप देख ही रहे हैं। अब आपने ये भी देख लिया कि हमारे स्कूलों में दाखिले यानी नामांकन यानी प्रवेश की स्थिति क्या है। ये तो हुई ड्रॉप आउट और प्रवेश की स्थिति। अब मान लो आप किसी तरीके से स्कूल में प्रवेश कर भी जाते हैं, तब फिर क्या स्थिति है, उस पर भी एक नज़र हम जरूर डालते चलते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आप स्कूल में आ गए हैं, अब वहाँ पे स्थिति किस तरीके की है, क्या वहाँ पर चुनौतियाँ हैं। तो बात प्राथमिक शिक्षा से ही शुरू करते हैं, जो हमने प्रवेश पर की थी, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि बुनियादी शिक्षा तो यही है और यही सबसे कठिन है और यहीं से नींव भी रखी जाती है। तो प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधोसंरचना का एक प्रमुख मुद्दा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना बेहतर नहीं है,
जिससे शिक्षा देना कठिनतर कार्य है। दूसरा है शिक्षकों की कमी। आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं एक एक स्कूल में पाँच पाँच कक्षाएं हैं और वे केवल एक ही शिक्षक है। इसके अलावा शिक्षा की योग्यता, शिक्षा देने की योग्यता उस शिक्षक की कितनी है, इसका कोई मेथड अभी तक हमने डेवलप नहीं किया है। उनकी योग्यता में कमी है। हम उनका प्रशिक्षण भी ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। इसके अलावा जो एक प्रमुख मुद्दा है, जो हम पाठ्यक्रम चला रहे हैं, वह कितना प्रासंगिक है आज के समय में, क्या वह प्रासंगिक रह भी गया है या नहीं। इन सब बातों पर हम आगे बात करते हैं। पहली बात करते हैं अधोसंरचना की। अगर अधोसंरचना की बातें करें तो ग्रामीण क्षेत्र आज भी इससे बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शिक्षा के लिए बने भवन बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। कहीं आज भी छत टपकते हैं, कहीं पर अच्छे बिल्डिंग नहीं है, कहीं अच्छे भवन नहीं है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है, जिससे शिक्षा में अलग अलग व्यवधान उत्पन्न होते हैं। कुछ जगहों में तो भवन खंडहर के रूप में बदल गए हैं और शिक्षक एक वृक्ष के नीचे लोगों को पढ़ा रहे हैं। यह भी स्थिति भारतवर्ष में देखने को आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आती है। दूसरी बात, शिक्षकों की कमी। अगर शिक्षकों की बात करें तो हम आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि एक स्कूल में एक शिक्षक है और कक्षा है प्राथमिक की 5। पाँचों कक्षाओं को वो अकेला शिक्षक पढ़ाता है। कैसे पढ़ाता होगा, क्या स्तर वह उन विद्यार्थियों को बना पाता होगा, आप सोच ही सकते हैं। फिर उन शिक्षकों की योग्यता की बात है। उनकी योग्यता की बात करें तो हम आज सोशल मीडिया में कई बार ऐसे वीडियो देखते हैं जहाँ शिक्षकों को एक सिटी का, एक स्टेट का या किसी देश का स्पेलिंग भी लिखना नहीं आता। इन सब पर भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से हम शिक्षकों को चयन करते हैं, वह चयन पद्धति ही बहुत गड़बड़ है। क्योंकि हम एक परीक्षा और एक इंटरव्यू के माध्यम से एक शिक्षक को चयन करते हैं, मगर उसमें शिक्षा देने की योग्यता है कि नहीं, वह ना तो उस परीक्षा में कहीं से निकल के आ पाता है, न उस इंटरव्यू में। इसी में हमें भारी बदलाव करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, उस शिक्षक की अगर वह चयनित होकर इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर आ गया तो उसके प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है, कैसे वह आपके पाठ्यक्रम से एक तारतम्य बैठाल पाएगा और किस तरीके से बच्चों की चुनौतियों से निपटते हुए, उनके जो बच्चों की चुनौतियाँ हैं, शिक्षक की नहीं, बच्चों की चुनौतियों से निपटते हुए वो कैसे उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएगा, इसका प्रशिक्षण की हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं। आज हमने आईएएस और आईएफएस की ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन रोल मॉडल संस्थान खड़े किए हुए हैं इस देश में, मगर हमने शिक्षकों की प्रशिक्षण की कोई इस तरीके के संस्थान आज़ादी के 75 सालों के बाद भी नहीं खड़े किए हैं। और योग्यता और प्रशिक्षण की बात करें तो हम जैसे जैसे कक्षाओं में ऊपर बढ़ते जाएंगे, शिक्षा के स्तर में ऊपर बढ़ते जाएंगे, माध्यमिक शिक्षा है, हाई स्कूल शिक्षा है, हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा है और उच्च शिक्षा है, इस पर हमारे पास में आज भी अच्छे शिक्षक देश में मौजूद नहीं है और इस पर कोई चर्चा देश पर नहीं है और ना इस पर चर्चा करने को कोई तैयार है। ना तो राजनीतिक वर्ग, ना अधिकारी वर्ग और ना ही कोई मीडिया हाउस। पाठ एक प्रमुख मुद्दा पाठ्यक्रम का भी है। पाठ्यक्रम की बात करें तो आज़ादी के पहले
और बीच के मध्यकाल में कुछ इस पर संशोधन हुआ, कुछ जोड़ा, कुछ घटाया गया। आज भी वह पाठ्यक्रम चल रहा है। कितना प्रासंगिक है, इस पर कोई चर्चा पूरे देश में नहीं है। ना तो उस पर रिसर्च किया गया है और ना उस पर कोई काम आज देश पर हो रहा है, जिससे हम तोताराम पैदा कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैकाले ने अपनी एक शिक्षा व्यवस्था बनाई थी क्लर्क बनाने के लिए, उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था हम चलाते चले जा रहे हैं। हम उस पर कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, कोई इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, जिससे उस शिक्षा का स्तर सुधर नहीं पा रहा है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में इस पर छोटे मोटे प्रयास हो रहे हैं, मगर वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। हमने अगर किसी और चैनल से हम शिक्षा देना भी चाहें, अगर हमने अधोसंरचना विकसित नहीं कर पाई है, हालांकि 75 सालों में तो हमें ये कर लेना चाहिए था। और 15 साल के योगी सॉरी मोदी युग में भी जो कहते हैं कि हम बहुत फास्ट काम करते हैं, तो कर गुजरना था। मगर अगर नहीं कर पाए तो हम कम से कम डिजिटलाइजेशन तो इतना कर सकते थे कि हम शहर से गांव को कनेक्ट कर पाते और अच्छे शिक्षकों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा को हम दे पाते। मगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में इन 75 सालों में भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, जिसका नतीजा है कि हम आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा पूरी रूप से देने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा एक प्रमुख कारण उनके स्तर का भी है। हम उस स्तर पर भी उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र का हम बिगाड़ चुके हैं। उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। इस पर प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ सेक्टर और सरकार को मिलकर काम करने का आवश्यकता है। सरकार ने काम किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर जैसा करना था उस दिशा पर काम नहीं हो पा रहा है। एनजीओ ने भी काम किए हैं, मगर उस स्तर के नहीं जिससे कि आमूलचूल कोई परिवर्तन इस पर हो सके। प्राइवेट सेक्टर ने काम किया है, मगर आर्थिक रूप से उपार्जन में अधिक, शिक्षा की बेहतरी के लिए उसमें गुणवत्ता लाने में कम उसने योगदान दिया है, जिसे उसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को इस पर प्रमुख भूमिका अदा करनी चाहिए। उससे प्रश्न करना चाहिए कि आखिर शिक्षा पर नवाचार, इनोवेशन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं शिक्षकों की बढ़ोतरी की जा रही है, शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा की योग्यता, शिक्षकों की योग्यता पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर हेडलाइंस क्यों नहीं बनती हैं। क्यों हेडलाइंस यह होती है कि मोदी जी मन की बात में फलाना चीज़ बोलेंगे, ममता बनर्जी ने बवाल कर दिया है और फलानी हीरोइन ने ऐसा काम कर दिया है जिससे देश का इतना भला हो गया है। क्यों इस तरीके की हेडलाइंस बनती हैं, इस पर भी मीडिया को और ख़ासकर राष्ट्रीय मीडिया को अपने पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर यह तंत्र टूट गया, तब फिर हम इस देश को कहाँ पाएंगे, हम उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा जो इस देश की तरक्की और आर्थिक उन्नति में प्रमुख भूमिका निभाएगी और हमें विश्व में शायद बेहतर और नंबर 1 स्थिति में पहुंचाए, अगर उस पर काम नहीं होगा, रिसर्च पर काम नहीं होगा। आज जितनी बड़ी कंपनियां हैं जो हम जानते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं सोशल मीडिया की, तो आपको फटाफट याद आ जाएगी गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, याहू, ये कोई भी भारत के द्वारा बनाई गई नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, जबकि इसमें काम करने वाले ज़्यादातर भारतीय हैं। गूगल के तो सीईओ ही भारतीय मूल के हैं। तो आखिर ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या दोष है कि हम ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। अमेज़ॉन बन जाएगा तो फ्लिपकार्ट हम बना लेंगे, ऊबर बन जाएगा तो ओला हम बना लेंगे। क्यों हम कॉपी पेस्ट में ही लगे हैं। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आपको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आखिर आप मीडिया के माध्यम से देखना क्या चाहते हैं। अगर आपको यह न्यूज़ अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए और
हमें भी बताइए कि आखिर हम और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वही अच्छा लगता है कि मोदी जी ने मन की बात में क्या कहा, ममता जी ने क्या बवाल किया और फलाना हीरोइन ने क्या किया, उससे ही अगर देश का भला होता है तो आप वह ही करते रहिए। मगर अगर इस तरीके की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।